क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सीजरियोटी संता मेरी यूट्यूब में चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। तो आज थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे और किस वजह से ये लोग समझ गए होंगे टाइटल और थंबनेल बना रहे हैं। तो ये अलग से कहने की शायद ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, ये वीडियो में अल्मास जैकब को ये वीडियो फेयर यूज़ के कुछ कॉपीराइटेड कंटेंट होंगी जो फेयर यूज़ के लिए होंगी। तो अगर कोई भी इंसान फेयर यूज़ के साथ खिलाफ जाता है तो मैं उसे तो वो गलत कर रहे हैं। तो खैर हमें तो अपना काम करना है। तो अल्मास जैकब लाइव में अल्मास जैकब तुमने एक वीडियो बनाई थी नोकिया 4G इंटरनेट एट मून। काफ़ी सारे ओपिनियन तुमने रखी थी जो थोड़ी सी वर्ड है और काफ़ी सारे ओपिनियन बहुत ऑफेंसिव लगी थी। मेरे ख्याल से ऑफेंसिव और दुनिया की हिसाब से इरिलेवेंस। तो खैर तुम फिर से बता सकते हो कि 4G मून में क्या की थी तुमने। चलो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं नोकिया विंस नासा कॉन्ट्रैक्ट टू पुट अ 4G नेटवर्क ऑन द मून। अमेरिका के नोकिया को नासा ने $14.1 मिलियन दे दिए हैं ताकि नोकिया चांद पर पहला 4G सेलुलर नेटवर्क लगाए। जी हां, हमारे अपने चांद पर अब 4G इंटरनेट बगैर किसी मसले के चलाया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नासा को चांद पर इंटरनेट की क्या जरूरत है। तो नासा के मुताबिक स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स नासा के साथ काफी मुश्किल से राब्ता कर पाते हैं और कई बार तो घंटों घंटे खबर नहीं मिलती कि एस्ट्रोनॉट्स किस हाल में हैं। इसलिए नासा चाहता है कि स्पेस में इंटरनेट आसानी से चलाया जा सके ताकि राब्ता आसानी से किया जा सके। नासा ने नोकिया के साथ $370 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें से अभी सिर्फ $14.1 मिलियन नोकिया को दे दिए गए हैं। नासा ने यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेस में रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट टिपिंग पॉइंट के जरिए साइन किया है। जिस वक्त स्पेस में 4G नेटवर्क लगाया जा रहा होगा उस वक्त तक जमीन पर 5G इंटरनेट चलाया जा रहा होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नासा ने यह तो नहीं बताया कि यह प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मगर नासा ने नोकिया को 2028 तक की
डेडलाइन दी है कि वो इससे पहले पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। 4G इंटरनेट के जरिए स्पेस में किसी भी रोक टोक के बगैर वीडियो स्ट्रीमिंग की जा सकेगी। अब इससे पहले कि आप सोचें कि नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत अच्छा सोच रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि नासा चांद पर इंटरनेट इसलिए लगवाना चाहता है ताकि प्रोजेक्ट ब्लू बीम में मदद मिल सके। जो लोग नहीं जानते कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है, तो मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी कि नासा को चांद पर इंटरनेट क्यों चाहिए। मजीद अगर हम गौर करें तो आए दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबरें छापी जा रही हैं कि साइंसदानों को स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जहां इंसान जमीन से बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, और वो प्लैनेट्स जमीन से साइज में भी बड़े हैं, तो वहां पॉपुलेशन का मसला नहीं होगा और कोई खतरा नहीं होगा। और तो और लिखने वाले ऐसी बातें लिखते हैं कि जैसे जमीन तो हमारे लिए कोई बहुत ही बुरी जगह है और स्पेस में कोई ऐसा प्लेनेट है जो कि जिस तरह हेवन होता है उस तरह का सैयारा कोई मिल गया इनको। तो अजीजों, इस सारे प्रोपोगेंडा पर 2013 में एक हॉलीवुड मूवी रिलीज की गई थी जिसका नाम एलिसियम था। उस मूवी में दिखाया गया था कि इस दुनिया के सभी अमीर तरीन लोग, पॉलिटिशियंस, डेमोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और तमाम हुकूमती इदारों में काम करने वाले लोग स्पेस में बनाई गई एक कॉलोनी में शिफ्ट कर दिए जाते हैं और जमीन पर गरीब लोग उन अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर और भी कई मूवीज बनाई जा चुकी हैं जिनमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया के एलीट स्पेस में शिफ्ट हो जाते हैं और जमीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देने के बाद गरीबों को जमीन पर ही गुलामों की तरह रखा जाता है। तो अजीजों, इन एलीट्स का प्लान आपके सामने है। ये लोग खुद जमीन को बर्बाद करते जा रहे हैं और इसे सही करने के बजाय स्पेस में अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, और ये इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि इस्लाम के मुताबिक इब्लीस ने खुदा को चैलेंज किया था कि वो खुदा की बनाई हुई हर चीज को बदल देगा, खुदा की क्रिएशन को तब्दील कर देगा। इसी तरह खुदा के कलाम के मुताबिक इब्लीस हमारा ही नहीं बल्कि खुदा का दुश्मन है और वो इस जमीन से खुदा की तख्लीक की गई हर एक चीज से नफरत करता है, और वो जानता है कि एक वक्त आता है जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे और वो शैतान की हर चाल को नाकाम बनाकर हमें इंसाफ दिलवाएंगे और जमीन दोबारा से बहाल की जाएगी। अब क्योंकि इब्लीस ये बात जानता है, इसीलिए शैतान की पुजारी जो एलीट्स हैं वो अपने लिए खला में कोई घर तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो ये उनका मुकाबला करेंगे और अगर ये कामयाब हो गए तो ये हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे और ये मालिक बन जाएंगे, ये दुनिया के गॉड्स बन जाएंगे, जो कि होने वाला तो है नहीं है, लेकिन इनके खाम ख्याल हैं। और इसीलिए इन्होंने प्लान बी भी बना रखा है जिस पर नासा और दुनिया के तमाम एलीट्स अपना पैसा लगाते हैं ताकि एक ऐसा इंतजाम बनाया जाए, ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे स्पेस में इनके लिए घर बनाया जा सके ताकि जब यीशु मसीह आए तो ये यहाँ से भाग सकें। इनका प्लान भी ये है। तो जीजो, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, एक ना एक दिन इन्होंने मरना ही है और उस दिन इनका सामना यीशु मसीह से ही होना है। उस वक्त ये कहाँ भागेंगे? तो खैर, मेरा मकसद आपको ये बताना था कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप तो जानते होंगे कि अल्मा जैकब ने क्या कहा। उसको मैं 3 पॉइंट में डिवाइड करती हूँ। तो और पहला पॉइंट अलग ओपिनियन रखते हैं, लेकिन बाकी 2 पॉइंट्स जो है वो अलग एक ओपिनियन रखते हैं। इसलिए 3 पॉइंट से 2 ओपिनियन काउंटर ओपिनियन में रखती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है 4G नेटवर्क ऑन मून। अल्मा जैकब का कहना है कि नासा ने नोकिया मोबाइल कंपनी के साथ कांटेक्ट कर दी है और ताकि नोकिया मोबाइल कंपनी चांद में 4G नेटवर्क क्रिएट कर सके। तो 4G नेटवर्क क्रिएट करने में वैसे नेटवर्क क्रिएट करने में तो महारत हासिल की है। तो यहाँ पे 4G नेटवर्क चांद पे जाके हो सकता है। तो आप हमारे सवाल उठता है, अल्मा जैकब ने जो सवाल जताया है वो ये है कि 4G नेटवर्क की ज़रूरत क्या थी चांद पे। तो कभी नासा का कहना है कि
चांद में आजकल जो नासा रिसर्च करने वाले होते हैं, तो उनमें से कई सारे बातें स्पेस की कई सारे बातें पृथ्वी तक धरती तक नहीं पहुंचती। तो धरती में तो धरती तक बिना बफरिंग की लाइव स्ट्रीम के जरिए रिसर्च के बारे में रिपोर्ट दे दे, और बहुत जल्द रिसर्च की रिपोर्ट धरती पर सेंड की जा सके, इसलिए 4G नेटवर्क क्रिएट की गई, आसमान में क्रिएट की गई थी। और यहाँ पे 5G नेटवर्क चलते हैं। ओके, तो मेरा मानना ये है कि नासा में चांद में जो नोकिया 4G नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है, वो असली 4G नेटवर्क या फिर ऐसा है कि 4G के नाम पे 2G नेटवर्क रखा है, ये सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पे 4G नेटवर्क क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे 4G नेटवर्क के लिए मैं आपको समझा दूंगी। चलिए देखते हैं। सॉरी, बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर पड़ गई थी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि 4G इंटरनेट की लोएस्ट बैंडविड्थ क्या है। तो 4G इंटरनेट लोएस्ट LTE के मुताबिक एक डाउनलोड स्पीड जो है वो 150 Mbps होगी, और अपलोड स्पीड जो है वो 50 Mbps होगी। चलो आपको थोड़ी देर आपको समझा देती हूँ। मान के चलो मैं 2 GB डाटा मान के चलो मैं 2 GB डाटा अपलोड कर रही हूँ। तो नॉर्मल 4G LTE के मुताबिक हमें जो स्पीड मिलना है वो है 50 Mbps। तो 2 GB का मतलब 2048 MB। तो 2048 MB को डाटा को हम अगर 50 Mbps की स्पीड से अपलोड करें तो हमें 40 सेकेंड की ज़रूरत होती है, और वही डाटा हम अगर डाउनलोड करते जाए तो यहाँ पे डाउनलोड स्पीड है 150 Mbps। तो इसी चलते डाउनलोड करते वक्त हमारा जो डाटा होंगे वो हमारा वक्त जो लगेगा वो 65 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो करीब 14 सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं आपको LTE के बारे में मैं समझाऊंगी और वो भी बारीकी से समझाऊंगी। तो आप 4G LTE एडवांस अगर टेक्नोलॉजी अगर इस्तेमाल करें तो हमें क्या होगा।
चलिए आपके सामने फिर से 2 GB डाटा अपलोड की कैलकुलेशन करती हूँ। 2 GB डाटा अपलोड करने के लिए हमें स्पीड मिलती है 150 Mbps। तो उस हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमें करीब 14 सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वही स्पीड में अगर अपलोड भी करूँगी तो वही स्पीड में अगर अपलोड भी करूँगी तो वो हमें, ये तो अपलोड की बात हुई। अगर वही स्पीड में मुझे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के हिसाब से मुझे मेरे पास है 300 Mbps। तो मुझे 6 सेकंड की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कम से कम 7 अप्रोक्सीमेट करीब 7 सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन तो इस मैंने बांग्ला में एक बांग्लादेश की 3G इंटरनेट के बारे बात कर रही हूँ। मेरे पास मेरे बांग्लादेशी दोस्तों हैं, तो उनकी अपलोड MBBS है 15 उनकी अपलोड 4G अपलोड स्पीड 15 Mbps। तो सॉरी डाउनलोड स्पीड 15 Mbps। तो चलिए उसी हिसाब से देखते हैं। तो 15 Mbps से अगर 2 GB डाटा को डाउनलोड करनी है तो उन्हें मिलता है 136.53 सेकेंड है, यानी कि करीब 137 सेकेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 137 सेकेंड की अगर ज़रूरत पर, तो आप अगर टेक्निकल चैनल की टेक्निकल सागर की वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको पता होगा कि टेक्निकल सागर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जियो की 4G की हालत क्या है। तो खैर मेरी उसी बांग्लादेशी दोस्तों के आप 4G अपलोड स्पीड सिर्फ 2 Mbps। ओके, अभी तो यहाँ पे तो हमें मिलते हैं तो 1024 सेकंड की उसे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए 17 मिनट उसे अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी बांग्लादेशी और ओके। अब गौर करने वाली बात है कि अमेरिका में 2 GB डाटा अपलोड करने में 40 सेकंड का वक्त लगते हैं लोएस्ट स्पीड में 4G स्पीड में, और लोएस्ट 4G डाउनलोड स्पीड में उसे वक्त लगता है करीब 14 मिनट। यहाँ 4G हाई अपलोड स्पीड में तो का बात करें तो यहाँ पे एक अमेरिकन को
अपलोड करने में ही 14 सेकंड लगते हैं और वही डाटा डाउनलोड करने में करीब 60 सेकंड लगते हैं। और यहाँ बांग्लादेश की और यहाँ मैं बात करूँ कि यहाँ पे बांग्लादेश में तो अपलोड 4G अपलोड्स इसमें पता नहीं 4G या फिर 3G जो कुछ भी हो, अपलोड स्पीड में 4G अपलोड स्पीड जो है सही 4G डाउनलोड स्पीड में डाउनलोड करते ही वही डाटा डाउनलोड करते ही 137 सेकंड की ज़रूरत पड़ती है और अपलोड करने में अपलोड करने में 1024 सेकंड जो कि 17 मिनट है। तो आप मेरे पास अभी 4G नेटवर्क नहीं आए, जैसे 4G नेटवर्क आएंगी मैं आपको इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं दोस्तों की एक्सपीरियंस की हैसियत से बात कर रही हूँ। ओके, आप खुद ही समझ जाइए जो चांद में जो 4G इंटरनेट होगी वो अमेरिकन एलईटी या और एलईटी एडवांस होगी या फिर बांग्लादेश की एलईटी होगी, ये तो भाई आप खुद जाने। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा कि नासा लाइव स्ट्रीम कैसे कर पाते हैं। तो लेकिन हाँ, मैं एक बार बता दूँ, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए कम से कम 70 Mbps की डाउनलोड स्पीड और या फिर 70 Mbps अपलोड स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो कि आज के हिसाब से 4G इंटरनेट के बराबर हो, 4G अपलोड स्पीड की होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि बांग्लादेश में कई बार ऐसा होता है कि तो डाउनलोड 3G मिलता है तो अपलोड 2G ही, और डाउनलोड डाउनलोड बेस्ट 3G हम 3G इंटरनेट में चलाते भी हैं तो कभी कभी लगता है कि स्पीड ही 2G है। तो खैर चलिए देखते हैं कि उनकी स्पीड कैसा होगा। अब मैं दूसरी पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगी। ओके, ये तो मैंने एक पॉइंट में बात की है, तो आप सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूंगी। और सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ऐसा है, तो इनसे एक ओपिनियन दिया जा सकता है। ओके, तो ओपिनियन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। तो अल्मास शेखव का कहना है कि चांद में प्रोजेक्ट 3G के बारे में बात इसलिए हो रही है ताकि ये प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट को सक्सेस किया जा सके। तो आपने उनको ये भी कहना है, जिनको लगता है कि जिनको पता नहीं प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट क्या होते हैं, वो अल्मास शेखव की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो मुझे अगर प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट पता ना हो तो मैं इंटरनेट से ही सर्च करूंगी, है ना। तो अल्मास शेखव के लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। खैर आप एक मिनट, खैर आप जो भी है तो उनकी है, बाद में भी हम देख लेंगे।
और आलमा जैकब की जो देखती हूँ मेरे नेट क्या है। हाँ, शेयर वाली बातें। ओके, मेरी वीडियो का मकसद ये है कि जिनको नहीं पता वो मैं अच्छे से समझाऊँ। ओके, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट चाहिए। आलमा जैकब क्या दिखाना चाहते हैं? हम आलमा जैकब ये बताना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के जरिए हमारी धरती पे होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट दिखे जाएंगे, ताकि हम मान लें कि यीशु मसीह आगे है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। यीशु मसीह हमारा रक्षा करेगा और यीशु मसीह का सामने सिजदा करेगा। ओके, ये तो 3 अरब लोग सिजदा करेगा, लेकिन बाकी 5 अरब लोग वो कहाँ आ गए? वो क्या करेंगे? तो बाकी 5 अरब लोग तो सिजदा कर 3 अरब लोग सिजदा अगर कर भी ले तो बाकी 5 अरब लोग को तो सिजदा नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं भी करेंगे, क्योंकि इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ 3 अरब लोग ईसाई है और 5 अरब लोग ऐसे हैं जिनके धर्म ईसाई धर्म नहीं है। हो सकता है कि उन 5 अरब लोग हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, यहूदी भी हो सकते हैं, या फिर बुद्ध धर्म भी हो सकते हैं, या फिर नास्तिक भी हो सकते हैं। चाइना में अभी 100 करोड़ यानी कि 1 अरब लोग नास्तिक है, और भारत में 1 अरब लोग है वो हिंदू है। और बांग्लादेश में की बात करें तो 15 करोड़ लोग मुस्लिम हैं, और 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी को लेकर अभी भी भारत और इंडोनेशिया के बीच एक कंपटीशन हो रही है कि किस देश में सबसे ज़्यादा मुल्क रहेंगे। तो यहाँ पे एक अरब लोग की बात करें तो यहाँ पे तो यानी कि 5 या फिर 6 अरब लोग ईसाई धर्म को ही नहीं मानते। तो अगर ईसाई धर्म को मानते ही नहीं है तो हमें इनसे क्या ताल्लुक? तो उनके सामने अचानक होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह की होलोग्राफिक इमेज भी मान आए तो हम इसे इग्नोर कहते हैं कि पहले बार कहते हैं कि ये कोई जब्बर की टाइप के लोग साइंटिस्ट ने बनाया है, या और अगर गौर भी करें तो फिर भी हम कहेंगे ये तो होलोग्राफिक है, इसे तो है। और दूसरी बात, होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट को के सामने सिजदा करेंगे, दुनिया इतनी भी बेवकूफ नहीं है। तो यीशु मसीह को अगर 2 फीट या फिर 3 फीट को दिखा जाएगा तो कभी कभी लगता तो होगा कि हाँ ये असली यीशु मसीह है, लेकिन जैसे कि यीशु मसीह की प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के जरिए यीशु मसीह का साइज 10 फीट 12 फीट यीशु मसीह का हाइट 70 फीट का होगा। तो 70 फीट के लिए इतना एक हाई पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना पावर की ज़रूरत पड़ेगी जितनी पावर बनाने में जितनी पावर से धरती पैदा हुए थे या फिर
सारे ब्रह्मांड को मेंटेन किया जा रहा था शायद। तो सैटेलाइट के पास तो कम पावर होते हैं, तो सारे सैटेलाइट मिलकर अगर प्रोजेक्ट ब्लू बीम को सक्सेस भी करेंगे तो यीशु मसीह को देखते ही कोई भी कह लेगा कि ये तो प्रोजेक्ट की यीशु मसीह है, ये तो असली यीशु मसीह तो है ही नहीं। क्योंकि यीशु मसीह की हाथ, पैर, नाक, होठ सब थोड़ा सा ब्लर दिखाई देंगे। तो आजकल मेरी वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मैंने कई जगह पे ब्लर की है गए हैं, कई जगह पे क्लियर दिखाई दे दी है। तो आप 1080 पिक्सल की वीडियो अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर नज़र आएगा। लेकिन जैसे आप किसी 4K स्क्रीन पे देखना शुरू करेंगे तो आपको मेरी वीडियो धुंधला दिखाई देगा। हाँ, मेरी हो हाथ धुंधला दिखाई देगी। मैं यहाँ पे जो ग्राफिक बॉर्डर है वो भी धुंधला दिखाई देगा। और यहाँ पे मेरी स्कार्फ कैसी है वो भी धुंधला दिखाई देगा। तो अगर सब कुछ धुंधला ही दिखाई दे तो इसे हमें क्या अच्छा होगा, ये तो हमें नहीं पता। जब 1080 पिक्सल की वीडियो क्लियर देखने पे अगर 4K में धुंधला दिखाई दे तो फिर प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जो जीसस क्राइस्ट है वो तो इनपुट 1080 पिक्सल की है। लेकिन जब स्क्रीन उनकी होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई जाएगी तो 12 के पिक्सल की स्क्रीन दिखाई देगी जो ही, तो वो भी तो धुंधला तो होगा ही। तो धुंधला जैसे यीशु मसीह देखकर कोई भी सिजदा नहीं कहेगा, ये मेरे पास गारंटी ही होगी। सो होलोग्राफिक जीसस क्राइस्ट के बारे में इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं अगली बार बात करती हूँ कि यहाँ पे प्रोजेक्ट थर्ड ओपिनियन की। तो कौन की? अल्मास जैकब के थर्ड ओपिनियन ये है कि हो सकता है कि दुनिया की शैतान की पुजारी एलिट्स लोग यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी प्लेनेट या फिर दूसरी सैटेलाइट पे शिफ्ट होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कई बार दिखाया जाता है कि चीज़ें अच्छी होने के बजाय से और बेकार हो जाती हैं। धरती की हालात दिन ब दिन बदतर होते जाते हैं और ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतना ऐसा देखा है कि जैसे धरती हमारी जीने के लायक ही नहीं है। तो इससे क्या होगा कि और दूसरे जो प्लैनेट है वो नासा ने खोज की है, वो ऐसे प्लैनेट नासा ने खोज की है जो धरती से 26 रोशनी वर्ष दूर है और 24 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन की कोई इसलिए पॉपुलेशन की कोई टेंशन नहीं है। इंसान का माइंड तो आप जानते ही हैं। अगर किसी जमीन में घर बनाकर अगर देखें कि 1 करोड़ 100 जायदाद की एक हिस्से की एक फैमिली की कीमत जायदाद की कीमत 100 करोड़ है,
तो सोचे क्यों ना 10-12 बच्चे पैदा कर लूँ। 10-12 बच्चे जब 10-12 फैमिली बन जाते हैं और बंटाने के बाद वो हर फैमिली की जायदाद की कीमत 10 करोड़ बन जाते हैं। तो और हर एक 10 बच्चे पैदा करें तो टोटल 100 बच्चे पैदा हुए हैं और उन्होंने 100 फैमिली बनाई है। तो हर एक का हर 1 करोड़ हो, जायदाद की कीमत 1 करोड़ होगी। तो फिर से हर एक ने फिर से 10 फैमिली बना दी, पैदा की है, उन्होंने फिर 10 फैमिली बना दी है। तो हर एक का होगा 10 लाख। तो 100 करोड़ से सीधा 10 लाख पे आ गए हैं और इसी तरह चलते रहे तो 1000 सालों में आप हर एक जायदाद की जायदाद की कीमत आप 100 रुपये की हो जाते हैं। जब 100 करोड़ की कीमत हो जाती है तब तो 10-12 बच्चे पैदा करने की रेस में लगे रहते हैं। जैसे हर फैमिली की जायदाद की कीमत 100 रुपये हो जाते तो कहते हैं नहीं हमें बच्चे फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो फैमिली प्लानिंग तो भाई 1000 साल पहले सोचना चाहिए था। हाँ, अगर सोच पाते तो वो कम से कम आपके पास 500 करोड़ तो होते या फिर कम से कम 50 करोड़ तो होते या फिर कम से कम 10 लाख तो होते हैं। और पहले एक फैक्ट बताता हूँ तो पहले ज़माने में जब ट्रेन की इंजन बनाई गई थी तो उस वक्त हीट जनरेट टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जा सके उस पर फोकस था, क्योंकि सबको पता था कि हीट जनरेट की टेम्परेचर अगर बढ़ा दी जाए तो इंजन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हीट इंजन सबके सब हीट इंजन बनाने में लगे हुए रहते हैं। उसके बाद हीट इंजन बनाने में लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर पता चला कि हीट इंजन फिर हीट इंजन फिर 200 साल बाद हमें एहसास हो गया है कि हीट इंजन में अगर हम हीट जनरेट टेम्परेचर को बढ़ाने के बजाय हीट रिसीवर टेम्परेचर को अगर घटा दे तो हमारा जो इंजन की कैपेबिलिटी वो पहले तरकीब के बजाय पहले तरकीब के मुकाबले में दूसरे तरकीब में इस ज़्यादा इंजन कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सन 1990 के बाद ऐसा दुनिया को ये मानने लगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस करना चाहिए। क्यों है? और हाँ, सन 1973 की अमेरिका था जो जहाँ पे तेल के बिना तेल के व्हीकल ही नहीं गाड़ियाँ नहीं चल सकती थी। लेकिन आज का अमेरिका जो है वो तेल के बिना ही चल सकते हैं। तो है, लेकिन आज भी कई मुल्क ऐसे हैं जो
तेल बंद गाड़ियां ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसे और वो ज़्यादातर गरीब मुल्क ही करते हैं। इनमें से सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी अच्छे हैं, और वो 2 मुल्क कौन है? इंडिया और बांग्लादेश। तो बाकी तेलबंद गाड़ियाँ खरीदारों में से गाड़ी के लिए तेल की जो खरीदार है, उनमें से बाकी सारे के सारे मुल्क गरीब हैं। तो वो तेल खर्च करते हैं, और जिनका सीधा असर अमेरिका, इंग्लैंड और चाइना, जापान में पाते हैं। तो इनसे बचने के तो गरीब मुल्क जो है वो तो बेअकल है, तो और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि सांस ले सके। तो अमीर मुल्क सांस लेने के लिए दूसरे मुल्क पे जाना पड़ेगा, दूसरे प्लेनेट पे शायद जाना भी पड़ता है। लेकिन इसे अल्मा जैकब का क्या कहना है? तो दुनिया की तमाम एलिट लोग शैतान के साथ दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, और यहाँ धरती को तबाह करते हैं। धरती के सारे गरीब मजदूरों को गुलाम बना दिया जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने तो यहाँ नहीं देखा कि गरीब मुल्कों को कमज़ोर बना रहे हो। और अल्मा जैकब का ये भी कहना है कि अगर यीशु मसीह आकर शैतान को नाकाम कर देते हैं, तो यीशु मसीह के बचने के लिए तो दूसरे प्लेनेट पे छुप कर जाना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए। हाँ, यीशु मसीह कब आएगा, कब ही? तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सन 38 में यीशु मसीह रिसरेक्ट होकर जन्नत की तरफ जाने लगे, और उनकी रोशनी के हिसाब से रफ्तार में जाने लगे। तो इस हिसाब से रोशनी जो है वो की रफ्तार जो हमें पता है, तो इस हिसाब से अभी तक यीशु मसीह मिल्की वे के अंदर ही होंगे, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही होंगे, क्योंकि मिल्की वे की एक गैलेक्सी से मिल्की वे की एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने के लिए कम से कम 12 अरब लाइट ईयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मामला समझ गए होंगे। जब यीशु मसीह धरती पे दोबारा आने वाले होंगे, तब तक हम सारे इंसान किसी 10-12 प्लैनेट पे राज कर रहते होंगे। तो इसो और पिक्चर में जो फोटो इमेज दिखाई है कि पेंटिंग इमेज के मुताबिक यीशु मसीह घोड़े पे चढ़ के आएगा। तो भाई, यीशु मसीह जब शैतान के साथ जंग लड़ेंगे आएगा तो घोड़े पे चढ़ के आएगा। मुकाशफा की किताब की 19 सूरा नंबर 19 आयत नंबर 12 के मुताबिक ये लिखा गया है कि मैं आसमान से उड़ने वाले घोड़े पे चढ़ के हाथ में एक फरिश्ता को हाथ में तलवार लेकर आते हुए देख रहा हूँ। तो आजकल की जो जंग होती है वो तो आजकल की जो जंग होती है वो
तलवार से नहीं होते, बल्कि असॉल्ट राइफल के हिसाब से AWI, M16 और सॉरी स्नाइपर राइफल के हिसाब से SWI, M16 और असॉल्ट राइफल के हिसाब से टाबोटार 21, टैग 81, AK-47 हैं, जैसे ताकतवर बंदूक होते हैं। तो आपको याद होगा कि सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला तलवार लेकर अंग्रेज के साथ युद्ध करने निकलते पड़े और अंग्रेजों के पास 303 राइफल थी, लेकिन 303 तो अंग्रेज की 303 राइफल नवाब सिराजुद्दौला की तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर निकली और नवाब सिराजुद्दौला शिकस्त गए और बांग्ला का दीवान बन गए हैं, सूबे बांग्ला का दीवान बन गए हैं रॉबर्ट क्लाइव। तो और आज का ज़माना टाबोटार 21, AWI 2, टाइप 81, M16, AK-47, AG-71 की ज़माना है और जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स न्यूक्लियर मिसाइल भी मिलेंगे और व्हीकल्स के हिसाब से आसमान में उड़ने वाले हो तो फाइटर जेट प्लेन भी मिलेंगे, जहाँ पे इंडियंस राफेल भी है और चाइनीज़ जो OE-30 है और DJ-30 रशियन फाइटर प्लेन्स भी हैं और अमेरिकन फाइटर प्लेन्स के बारे में दुनिया को पता है। और ओसामा बिन लादेन को शिकस्त देने के लिए जो नेवी सील जिन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की थी, वो हेलीकॉप्टर रडार में भी नहीं आए थे। और यहाँ फिर उड़ने वाले घोड़े का क्या काम और हाथ में तलवार का क्या काम मेरे भाई। तो हाँ, और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि 6 अरब लोगों को 5 से 6 अरब लोग यीशु मसीह ईसाई धर्म पे यकीन नहीं रखते। तो उसके हिसाब से यीशु मसीह कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल का ज़माना के हिसाब से तो यीशु मसीह 10 प्लैनेट पे ही प्रकट भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 प्लैनेट ही ऐसे प्लैनेट तब तक 10 प्लैनेट ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ हर प्लैनेट में 8 अरब लोग रहते होंगे, यानी कि टोटली 80 अरब इंसान रहते होंगे। तो आप डियर आलमस जैकब, आप मिसलीडिंग मत कीजिए, ओके। चैनल में उम्मीद है आपको मेरी यहाँ पसंद आ गया है। आप मेरी वीडियो आपको पसंद आए हैं तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक हम फैल सकें। और डिसलाइक चाहे कर सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना है। आप मैं सोने पे जा रही हूँ और अगले एंडिंग लगाती हूँ और अगले वीडियो तक मिलूंगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।